मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था, एनसीईआरटी रीड करा रही हूँ कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है सेल वॉल के बारे में। तो ये लिखते हैं, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड दी सेल वॉल। एक नॉन लिविंग जो रिजिड स्ट्रक्चर होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें फंजाई, फंजाई के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन। और प्लांट्स के अंदर सेलुलोज। फिर ये बोलते हैं कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपके सेल को शेप देने का काम नहीं करती है, उसके अलावा भी सेल वॉल आपकी सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाती है, दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन बना के रखती है और प्रोवाइड कराती है एक बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल जो आपके सेल के अंदर एंटर नहीं होने चाहिए, जो आपकी सेल को हार्म कर सकते हैं, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल से हमारे आपकी सेल्स को बचाती है। अगर हम बात करें एल्गी, एल्गी हैव सेल वॉल जो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज, गेलेक्टेन, मैनिन एंड कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि इन अदर प्लांट्स इट आल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। लिखवा दिया था ये चीज मैंने आप लोगों को। यस मैम। सिर्फ एड ऑन ये वाला पॉइंट एड ऑन कर लेना। एल्गी के अंदर किससे बनी होती है? एल्गी के अंदर सेलुलोज, गेलेक्टेन, मैनिन और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्लांट सेल किससे बनी होती है? मैंने आपको लिखवाई दिया था, प्लांट सेल। एल्गी वाला ऐड कर दो। फिर बोलते हैं कि जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट की, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल बनेगी जो कि आपकी ग्रोथ कराएगा, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर। धीरे धीरे वो आपकी डिमिनिश हो जाएगी जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा। फिर उसके अंदर की साइड कौन बनेगी? टर्शरी, और फिर टर्शरी सॉरी सेकेंडरी, सेकेंडरी के इनर साइड में टर्शरी। ऐसे बताया था ना, सबसे बाहर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन था वो बना के ड्रॉ करके दिखाया था, मिडिल लैमेला, जो किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से। इसका रोल, टमाटो, टमाटो याद है? टमाटो की सॉफ्टनिंग वाला समझाया था। यस मैम। यूरिनेज एंजाइम है, पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज एंजाइम क्या करता है? सॉफ्टनिंग कराता है टमाटो की, पेक्टिन को डाइजेस्ट करके। बताया था, ये 12th क्लास में पढ़ोगे। हाँ, तो मिडिल लैमेला का काम क्या होता है? आपकी दो सेल्स को ग्लू की तरह होल्ड करके रखना। मिडिल लैमेला हटा वहां से, सेल्स लूज हो जाएंगी, इसी वजह से आपका फ्रूट्स वगैरह भी लूज पड़ जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला जो होता है मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में भी कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है। दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करेगा। लिखवा रखी है सारी चीजें पहले से। मैम प्लाज्मोडेस्मेटा समझ नहीं आया। प्लाज्मोडेस्मेटा जो डायग्राम से। ये सेल है, सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर अंदर। ये जो कनेक्शन है ये प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसवर्सली कट कर रहा है, ऐसे ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स है दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच का कनेक्शन। ओके मैम। तनु समझ आया? फिर आता है हमारे पास एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से हमारी सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी एपरेटर, लाइसोसोम्स, ये सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट होती है। तो हमें अब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़नी है। तो अब ये बोलते हैं कि हमारी सेल के अंदर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती है। क्योंकि आपको पता है सिस्टम हम किसको बोलते हैं, जब बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलके कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये सब मिलके सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन परफॉर्म कर रही है ना। Yes, ma'am. ये हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज आ गया, ट्रैकिया आ गया, आपके लंग्स आ गए, ये सब मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि ये सब रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज हैं जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन दिखाती है। मतलब एक ऑर्गेनेली प्रोटीन बनाएगी, दूसरी ऑर्गेनेली उस प्रोटीन को पैक करने का काम करेगी, थर्ड ऑर्गेनेली उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगी, नेक्स्ट उसको पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। कोऑर्डिनेटेड है ना। एक ने फिनिश किया, दूसरे ने स्टार्ट किया, फिर फिनिश किया, दूसरे ने स्टार्ट किया। Yes, ma'am. इसको बोलता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर आ जाता है। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना, उन सबका फंक्शन अलग अलग है। मैनी ऑफ दीज, बट बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम एक साथ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके फंक्शंस Same. कोऑर्डिनेटेड होता है। सेम नहीं, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे पहले स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, तभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। तभी Yes, स्मॉल, ma'am. जो डाइजेशन आपकी स्टमक के अंदर नहीं हो पाया वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा। कोऑर्डिनेटेड, सेम फंक्शन नहीं है, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन एक ही टाइप का फंक्शन है। डाइजेशन जो गोल है सबका वो एक ही है। ठीक है। जैसे बोलते हैं क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए। एक टीम, जब भी कोई कहीं पे जॉब करे तो टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं अपने साथ में काम करने वाले कलीग को भी बताऊंगी कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ। कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। बाई चांस मैं किसी दिन एब्सेंट हो गई तो दूसरा मेरे काम को हैंडल कर पाए, इसको बोलता है कोऑर्डिनेशन। ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज। तो कोऑर्डिनेशन में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम्स आता है और वैक्यूल्स आता है। पहला क्वेश्चन यहीं पे यही आएगा, कोऑर्डिनेटेड सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको पैक करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बताएगा, वैक्यूल उसको स्टोर करके रखेगा। पहला पॉइंट ये लिख लो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। लिखो इसको जल्दी से। सृष्टि अभी तक सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया है टॉपिक, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी सिर्फ यही बताया फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कैसे कोऑर्डिनेटेड होता है वो समझाया। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है इसके अंदर इन्वॉल्व वो बताया। ठीक है। सृष्टि बेटा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना, टॉपिक नहीं हो पाएगा। 8:15 पे तो क्लास स्टार्ट होती है। किस टाइम? मैम 8:15 पे तो स्टार्ट होती है ना, आपने जल्दी पढ़ा दिया आज। नहीं, 8 बजे से है बेटा क्लास का टाइमिंग। लिंक 8 बजे का आया हुआ होगा ना, टाइमिंग चेंज हुआ है। आपको नहीं पता कितने दिनों से टाइम चेंज हो रखा है? 8 बजे का हो गया है टाइम, 8:15 का नहीं है। 8 से 9, 1 घंटा। टाइम से ज्वाइन करना। तो मैं बता देती हूँ, सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया है, जिसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी सेल ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं।
ऑर्गेनेल्स का नाम बताया। फिर इसके बाद बोलते हैं कि भाई हमारे सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पेरोक्सिसोम्स भी होता है। इनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया हमने कोऑर्डिनेशन में? क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। These are not considered as the part of the membrane system, इसीलिए हमने इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं किया, बिकॉज इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं। सॉर्टेड। फिर Yes, आता है ma'am. एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जब डिफरेंस बताया था वहां पे समझाया था, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कैसे बनता है देखना जरा। ये आपका सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तभी उसको यूकैरियोटिक बोल रहा है। Yes, ma'am. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे नेटवर्क्स दिख रहे हैं, रेटिकुलम। रेटिकुलम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नेटवर्क्स है, ये नेटवर्क्स है नेटवर्क्स। और इसके अंदर एक पार्ट वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होता है। एक पार्ट वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। तो वो पार्ट जिसके पास राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, दिस इज नोन एज। Rough ear. और जिधर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है, दिस इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ। राइबोसोम्स को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन Protein फैक्ट्री। factory. सिंथेसिस करते हैं। बनाओ SER लेबल कर। रफ RER रफ क्यों है? बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम। राइबोसोम अटैच्ड है। और ये सरफेस स्मूथ क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। बट मैम डायग्राम में तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फ्रीली मूव दिखता है। कहाँ लिखा है? कहाँ है फ्रीली? मैम इसमें नहीं। फ्रीली कहीं पे नहीं दिखाएंगे बेटा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसपे राइबोसोम अटैच है, दैट इज RER, जिसपे नहीं अटैच है वो SER। हो गया? अब Yes, ma'am. Done. नेटवर्क्स बना के दिखाए और वही ये लिखते हैं यहाँ पे। देखो क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब स्टडी की गई यूकैरियोटिक सेल की, तो हमें ये पता चला। रिवेल, रिवेल का मतलब होता है पता लगाया गया। क्या पता लगाया गया? प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब कुछ नेटवर्क लाइक या कुछ छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड है, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्कैटर्ड है। ऐसा कुछ दिखाई दिया हमको, उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इन्होंने बोला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या काम करता है? सोहेल, ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग है। ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन भी अलग अलग होता है। अभी देखो डिवीजन क्या करता है।
बाहर है मेरे पास साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही है ना बाहर। Yes, ma'am. तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये मेम्ब्रेन सिस्टम साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, एक तो ये बाहर वाला पार्ट और एक जो इसके अंदर वाला पार्ट है। अंदर दूसरा पार्ट आ गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हुई कोई चीज, साइटोप्लाज्म के अंदर आई स्कैटर्ड, तो ये जो अंदर वाला पार्ट हो गया इसको तो हम बोलेंगे इंट्रा ल्यूमिनल, और बाहर वाले को बोल देंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्राल्यूमिनल जो पार्ट साइटोप्लाज्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ चुका है, जो अंदर आ चुका है, दिस इज इंट्राल्यूमिनल, बाहर वाला एक्स्ट्राल्यूमिनल। लक्ष्य समझ नहीं आया? मैम आ गया। तो फिर ये इमोजीज मैं सोच रहा था कुछ। देखो ये वही लिख रहा है क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो ल्यूमिनल वो पार्ट जो इनसाइड ईआर है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो जो बाहर वाला साइड कंपार्टमेंट में है, ठीक है। ईआर का वो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है उसके आउटर सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच बेयर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, वो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो हमको स्मूथ दिखेगा, एंड दिस इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया समझ में? अब आर के ऊपर है राइबोसोम से, राइबोसोम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। मतलब जो आर है वो आपको देखे जाते हैं कि आर क्या काम करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन को सिक्रीट करना, बाहर निकालने का काम करता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसी से अटैच्ड होता है, उसी से ही निकला हुआ होता है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, एक पूरा अलग अलग चैप्टर है जो आप 12th में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर कि आर वाला पार्ट क्यों न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, क्योंकि प्रोटीन बनवाने के लिए और भी पीछे लॉजिक होता है, जो न्यूक्लियस से निकल के कुछ स्ट्रक्चर आते हैं में आती है, न्यूक्लियस से निकल के कुछ आते हैं जो आर में आते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। सिंपल। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना कुछ थोड़ा बच्चों के चिल्लाने का? मैम नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा मेरा नेफ्यू घूम रहा है मेरे रूम में, तो थोड़ा ज्यादा नॉइस, इतना कुछ नहीं है। ठीक है। तो आर समझ में आया? फिर से Yes, रिकैप, मैम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये पता चला, जो क्या काम करता है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल। फिर जिस सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच है उसको आर, जिसपे नहीं है एसईआर। राइबोसोम वाला न्यूक्लियस से की आउटर मेम्ब्रेन डायरेक्टली स्टार्ट होता है, फिर उसके बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम एसईआर बोलते हैं। ये सृष्टि बताओ। मैम ल्यूमिनस वाला पार्ट एक दो दोहरा दो, इंट्राल्यूमिनल। देखो ना डायग्राम में पता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट आ गया, जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ, ये इंट्राल्यूमिनल, और जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल। अंदर वाला इंट्रा, बाहर वाला। नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछ लो, कोई डिफिकल्टी नहीं। आ गया। अब फिर हमें पता चला कि भाई जो आर होता है उसका फंक्शन तो क्या होता है, आर का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करने का, सीआर का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करने का। क्या कराता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराता है। और एनिमल सेल के अंदर स्पेशली लिपिड के जैसी स्ट्रक्चर बनाता है जो लिपिड से बनी होती है, जैसे स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स जो एससीआर में सिंथेसिस, मतलब टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब। मैम ये वाला एक बारी फिर से बता दो, यही वाला। ये वाला आर प्रोटीन बनाने का में हेल्प करता है और एससीआर लिपिड बनवाने में हेल्प करता है। सिर्फ एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के अंदर लिपिड से बनी हुई चीजें, जैसे कि स्टीरॉयडल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का नाम सुना होगा 10th क्लास में। Yes, वो मैम। हार्मोन लिपिड से बने होता है,
और वो हार्मोन बनाने के लिए लिपिड कौन बनवाता है? CR1। ओके मैम, अब हो गया। सुहेल बोल रहे हैं मैम, जब भी ऐसे लगता है ये टॉपिक खत्म, पता चलता है 12th इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। भाई कोई भी टॉपिक खत्म नहीं होगा, जहां पे 12th में फिनिश होगा वो MBBS में जाके पढ़ोगे, MBBS में जो फिनिश होगा वो MSMD में जाके पढ़ोगे। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम फिनिश नहीं होता है। एंड आप इतने ज्यादा तो इंटेलिजेंट कभी नहीं बन सकते कि किसी टॉपिक के बारे में ओवरऑल स्टडी आप कर लो, कि भाई सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लो, उसके ज्यादा डिस्कवर ही नहीं हो रखा है। आपकी पूरी लाइफ भी छोटी पड़ जाएगी इतना पढ़ने के लिए। मजाक नहीं हो रहा है बेटा, स्टेज बाय स्टेज चलती हैं चीजें। एक ही बार में आप लोगों को MBBS के लेवल का पढ़ा देंगे अगर हम यहीं पे, तो फिर कैसी चीजें आपको समझ में आएंगी? जैसे एग्जाम्पल है, एक छोटा सा बच्चा है फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप उसके हाथ में बुक पकड़ा दो इंग्लिश की कि भाई चल रीडिंग करके सुना, क्या वो रीडिंग कर सकता है? नहीं कर सकता ना। पहले आपको ABCD उसको सिखानी पड़ेगी, उसको 2 लेटर्स ज्वाइन करना, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। ऐसे थोड़ी ना आप उसको अपनी NCERT दे दोगे भाई रीडिंग करके दिखा, नहीं कर सकता। स्टेप बाय स्टेप चलोगे। सेकंड क्लास में आएगा, थोड़ा हार्ड होगा, वर्ड मीनिंग्स लर्न करने सिखाएंगे। थर्ड में आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे। एक एकदम थोड़ी ना आ जाएगा सब कुछ। अरे भी आएगा, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी आपकी क्लास में, किसी और क्लास में समझाई थी। एक ही बार में नहीं सब कुछ सीखा जाता, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखा जाता आपने पहले की क्लास में बताया था। है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखी जाती है। स्टिल आप ऐसी चीजें बोल रहे हो। मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बताती हूँ कि आप 12th क्लास में पढ़ा था, कि आप लोगों के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट हो टॉपिक्स को लेके। हो गया। यस मैम। अब आ जाओ गोल्जी ऑपरेटर्स पे। कौन पूछ रहा था गोल्जी ऑपरेटर्स और RER सेम होते हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सुहेली पूछ रहे थे ना। यस मैम। तो देखो, अब गोल्जी का काम क्या है। ER ने तो प्रोटीन और लिपिड बनवा दिए। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है, किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसको डिस्कवर किया। ये एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर, रेटिकुलर अगेन नेटवर्क्स दिखाई देता है। डेंसली स्टेन का मतलब होता है जब भी आप सेल को स्टडी करोगे ना, तो आप नॉर्मली उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाओगे, आपको उसको किसी कलर से स्टेन करना पड़ेगा। कलर उसको उसके ऊपर कुछ डालना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनलीज विजुअलाइज होंगे वहां पे। तो ये कैसी ऑर्गेनली है जिसका सबसे ज्यादा डार्क कलर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। और रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, नेटवर्क्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स भी उसको बोल रहे थे। वो न्यूक्लियस से जनरेट हो रही थी, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होती है। कैसे? ये देखो डायग्राम बनाया था, यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, दिस वे, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसको हमने ऑर्गेनली को नाम दिया गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, तो इन्होंने नाम भी अपने ऊपर ही रख दिया गोल्जी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट, ये देखो फ्लैट या डिस्क शेप या फिर सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। साइज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का होता है इनका साइज, ठीक है। दीज आर स्टॉक्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलली है, कोई ऐसे तो नहीं है ना, कोई ऐसे जा रही है देखो, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे नहीं है ना, पैरेलली है देखो सब। नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेरिड, वेरिड का मतलब क्या होता है कि किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। मैम इस एक सर्कुलर, ये जो एक है पूरी लाइन, इसको पूरी को ये बोलते हैं से ओ सिस्टरेन। सिस्टर्नी जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये एक ट्यूबुलर, इसको सिस्टर्नी बोलेंगे। ये देखो ना दिखाया हुआ है सिस्टर्नी, ये पूरी बस। मुझे लगा आउटर कवरिंग को दिखा रहा हूँ।
बेटा रख दो, यहीं पे रख दो आप। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है कि गोल्जी सिस्टर्नी जो होता है वो कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फेज और द फॉर्मिंग फेज। अब ये कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज क्या होता है इसको देखो। सपोज मेरे पास इधर साइड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जस्ट अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी बॉडी का वो फेज जो किधर साइड है, न्यूक्लियस की साइड है, उस फेज को हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेज या फिर कॉन्वेक्स फेज या फिर सिस फेज। और वो फेज जो बाहर ऐसे होगा ना, सेल ये सेल मेम्ब्रेन की साइड है, उसको बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। या वहीं पे डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे कर दो। ड्रॉ करके दिखा दो। ये वाला फेज फॉर्मिंग फेज या फिर कॉन्वेक्स या फिर सिस। ये वाला फेज किधर साइड है, इसका फेज मेम्ब्रेन की साइड, ये वाला है। दिस वन पार्ट इज मैच्योरिंग कॉनकेव। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे ना, उसी टाइप से ऐसे। यस मैम। अब इसके पीछे ना एक लॉजिक है कि भाई इसको फॉर्मिंग और मैच्योरिंग क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पे आ रही इसने प्रोटीन बनाया होगा और इसने लिपिड बनाया होगा, एसईआर ने। प्रोटीन और लिपिड निकले यहाँ से और निकल के कहाँ पे चले गए, गोल्जी apparatus। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है पैकेजिंग कराने का। तो यहाँ पे पैकेजिंग होनी शुरू हो रही है ना, फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसने सबसे पहले कैच किया आपके लिपिड को, प्रोटीन। हाँ, फॉर्मिंग फेज है, हो रहा है। फिर जो सबसे लास्ट वाली होगी वो मेम्ब्रेन की साइड होगी, बिल्कुल बिल्कुल मेम्ब्रेन की साइड। वहां तक जाते जाते पूरी पैकेजिंग हो जाएगी, मटेरियल मैच्योर हो जाएगा पूरी तरीके से, इसलिए इसको मैच्योरिंग बोलो। हाँ, मैच्योरिंग फॉर्मिंग। फॉर्मिंग वो फेज जो सबसे पहले कैच कर रहा है प्रोटीन और लिपिड को। मैच्योरिंग जहां तक जाके पैकेजिंग पूरी तरीके से हो चुका है, फिनिश हो चुका है मैच। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो ये यही बोल रहे हैं कि वो फेज जो हमारा, जिसका फेज किधर होता है, न्यूक्लियस की साइड होता है, उसको हम कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। और दूसरे फेज को बोलेंगे वो फेज जो किधर होता है, सेल मेम्ब्रेन की साइड होता है, उसको बोलेंगे कॉनकेव, ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेज। सिस और ट्रांस फेज जो होता है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब फंक्शन अलग अलग होता है बट कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। गोल्जी एपरेटस का जो फंक्शन होता है क्या है, पैकेजिंग करना। जैसे सपोज करता है, आप लोगों ने भी फैक्ट्रीज वगैरह कभी देखी होंगी, तो फैक्ट्रीज में एक साइट होती है जो चीजों का फॉर्मेशन करती है। मेडिसिन बना रही है एक फैक्ट्री, फिर उसको वहां से उठा के दूसरी साइट पे भेजेगी जहां पे उस मेडिसिन का पैकेजिंग होगा। फिर नेक्स्ट होगी जो उसको लेबलिंग करेगी। होता है ना ये सब। सिस्टिक ट्रांसोसिस ना बेटा, ये नाम दिए गए हैं, ये थोड़ा केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे। जब दो सेम फेज पे होता है उसको बोलते हैं सिस। जैसे कि आप लोगों ने अगर अभी भी पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है एल्कीन का, यस मैम। यस मैम। होता है सिस। ये जो क्लोरीन है सिस है एक दूसरे के, क्योंकि सेम फेज पे हैं। और अगर ये वाली स्ट्रक्चर में बना दूं तो ये होती है हमारी ट्रांस। इस बेसिस पे नाम दिया गया, देखो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, दूर दूर बिल्कुल। जो पास में है उसको सिस बोल दिया और जो दूर है उसको ट्रांस बोल दिया, न्यूक्लियस की कंपैरिजन में करके। ऊपर वाले सीएल पास पास है, न्यूक्लियस के पास कौन सा पार्ट है, सिस वाला पार्ट है, ट्रांस दूर है। आगे समझ।
पैकेजिंग, पैकेजिंग में क्या है, पैकेजिंग करता है हमारे मटेरियल का, जो मैंने अभी फैक्ट्री वाला एग्जांपल देके बताया। एंड पैकेजिंग का मेन फंक्शन है टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब पैक करके सब्सटेंसेस को, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज क्या होती हैं, सब्सटेंस को बना लिया, पैकेजिंग करा लिया, उनका काम होता है या तो डायरेक्टली डिलीवर करते हैं, डिलीवर होम टू होम डिलीवरी करना शुरू कर दे, या फिर वो क्या करना शुरू कर दे, किसी होलसेलर को अपना सामान बेचना शुरू कर दे, फिर वो होलसेल वाला रिटेल में या बाकी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। होलसेल रिटेल समझते हो, होलसेल जिसके एक पास जाओगे तो वो एक चॉकलेट नहीं देता, पूरा चॉकलेट का बॉक्स खरीदने के लिए बोलता है। जैसे दिल्ली में आप लोगों, दिल्ली में बहुत सारी मार्केट्स है जो होलसेल में सब्सटेंस बोलते हैं, आपको बोलते हैं 10 या 20 या 30 हजार का आपको सामान खरीदना पड़ेगा तो सस्ता मिलेगा। रिटेल में खरीदो, एक एक चीज आप खरीदो, है ना। तो वो ये सेम चीज ही बोल रहा है कि भाई अगर आप डायरेक्टली सेल को ही दे रहे हो, आपने पैक किया, डायरेक्टली सेल को ही दे, दो ऑप्शन है, या तो सेल को दे दो या फिर सेल तक पहुंचाने वाले बीच में कोई इंटरमीडिएटर्स है जैसे लाइसोसोम वगैरह, आप उनको दे दो। इंट्रासेलुलर टारगेट्स, उन टारगेट्स को दे दो, फिर वो टारगेट अपने अकॉर्डिंग सेल को डिस्ट्रीब्यूट करा दे। लाइन समझ में आई? टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स या फिर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। एंड मटेरियल टू बी पैक्ड, अब जो ये मटेरियल होता है ना, पैक्ड होता है किस फॉर्म में, वेसाइकल्स की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसाइकल्स कुछ नहीं होते, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती। फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड मूव टुवर्ड द, मतलब ईआर से निकलेंगे वेसाइकल्स और किस पे जाएंगे, पहले सिस फेज पे जाएंगे और फिर मैच्योरिंग फेज पे जाएंगे, मतलब ट्रांस फेज पे जाएंगे। इससे हमें पता चल रहा है ना कि कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो रहा है, एक ने बनाया एक ने पैक किया, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स रिलीज कर रहे हैं, यस कोऑर्डिनेटेड पता चल रहा है ना, तो वही लिख रहे हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि हमारा जो गोल्जी एपरेटस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे पीछे ही क्यों रहता है, ये बहुत दूर दूर क्यों नहीं, अगर ये बहुत बहुत दूर दूर होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना के गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक कैसे ट्रांसफर कराएगा, नहीं करा पाएगा ना, पास पास होना जरूरी है। सपोज एक फैक्ट्री है आपका, वहां मेडिसिन बन रही है, दूसरी फैक्ट्री एक इंडिया में है एक जापान में है, कम्युनिकेशन गैप भी आएगा, ट्रांसपोर्टेशन गैप भी आएगा। तो जो सब्सटेंस बना रही है तो ट्राई करेगी ना कि उसकी पैकेजिंग फैक्ट्री भी उसके आसपास एरिया में ही हो, ताकि उसको ज्यादा खर्च भी ना हो फिर ट्रांसपोर्टेशन में या बाकी चीजों में। तो सेम चीज यहाँ पे है, इसीलिए जो बनाता है उसी के पास में पैक करने वाला भी आसपास में ही घूमता रहता है। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum. रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है, जिनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई करके कहाँ तक भेज देता है, ट्रांसफेज तक भेज देता है। जैसे कि अगर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया तो गोल्जी एपरेटस उसको मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, और अगर लिपिड बनाया उससे ग्लाइकोलिपिड बना देगा। तो गोल्जी एपरेटस का काम पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग किस फॉर्म में, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स अब पैक्ड फॉर्म है प्रोटीन और लिपिड की। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक अलग से स्ट्रक्चर ऐड कर दिया है शुगर की, शुगर ऐड कर दिया, शुगर की कोटिंग कर दिया आपके प्रोटीन के ऊपर, शुगर की कोटिंग कर दिया लिपिड के ऊपर। अब मेरे को कोई जितना मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स समझाया उसको एक्सप्लेन करेगा, एनीवन हैंड रेज कर। हैंड रेज करो, छोटा भाई, जितना बताया जितना याद है उतना एक्सप्लेन कर दो। बताओ लक्ष्य, आपका रिकैप होगा बच्चों, ऐसे खुद पढ़ने से ज्यादा जब दूसरों को पढ़ाता है ना तब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, एंड मुझे भी आइडिया लगेगा आप लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, क्या क्या आप लोगों को डाउट्स आ रहा है। मैम ईआर वाला बताऊंगा। ईआर जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है,
क्योंकि वो सेल ऑर्गेनीज जो भी होता है वो यूकेरियोटिक में होता है, तो इसलिए वो उसमें पाया जाता है। और उसका जो नेटवर्क होता है वो रेटिकुलेट होता है। और वो दो तरह के होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ वाले पे जो होता है हमारे राइबोसोम्स होते हैं, और जो स्मूथ वाला होता है उस पे नहीं होते। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। और जो हमारा SER होता है वो प्रोड्यूस करता है लिपिड्स, मतलब लिपिड्स सिंथेसाइज करता है। और जो अपना RER होता है वो करता है प्रोटीन सिंथेसाइज। वेरी गुड। आगे मनीषा आप बताओगे? यस मैम। मैम गोल्गी अपार्टस का बताता है। मैम पहले हमारी डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में। एंड इसकी जो शेप था ये फ्लैट्स था, डिस्क शेप था। और इसका साइज 0.5 से 1.0 था डायमीटर्स का। ये पैरेलल थे, ईच अदर सबके पैरेलल थे। और जो हमारा न्यूक्लियस की साइड जो था उसको हम फॉर्मिंग कॉन्वेक्स और सिस कहते हैं। और जो हमारा मेम्ब्रेन की साइड उसका शेप था वो उसका मैच्योरिंग कॉन्केव और ट्रांस कहते हैं। और इसका फंक्शन था पैकेजिंग कराना प्रोटीन और लिपिड्स की, जो कि आ रहे थे किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड मटेरियल की जो पैकेजिंग होती है वो वेसिकल्स के फॉर्म में होती है, जो कि पहले फॉर्मिंग से फिर मैच्योरिंग में जाते हैं। एंड जब उनकी पैकेजिंग हो जाती है उनके फुली स्टेट को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। थैंक यू। आप में से कोई बताएगा क्या मनीषा ने कोई मिस्टेक किया या कोई पॉइंट मिस किया हो, उसको आप करेक्ट करना चाहोगे? मैम ये पैकेज करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, चलो, मतलब यहाँ तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चीज एक थम्स अप देके तो बता दो। आपकी क्लास में तनीषा नहीं आई है, इसलिए आज क्लास बड़ी बोरिंग लग रही है। सब शांत बैठे रहते हो। तनीषा और लक्ष्य, सॉरी तनिष्का और लक्ष्य, ये दो बच्चे हैं जो क्लास में बस इंटरेक्टिव रहते हैं। बाकी सब शांत बैठ के सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। चल आ गया। फिर आते हैं हम लोग हमारे लाइजोसोम पे। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो किससे बनती हैं? फॉर्म बाय द पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, वेसाइकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, फिर उसको पैक किया गोल्जी एपरेटस ने वेसाइकल्स की फॉर्म में। उन्हीं वेसाइकल्स को अब हम बोलेंगे लाइजोसोम। जब गोल्जी एपरेटस से वो निकलेंगी, दीज स्ट्रक्चर्स आर लाइसोसोम, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन इनके ऊपर बन जाएगी। अब लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, डाइजेस्ट कराएंगे किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ क्या याद रखना, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं? मेम्ब्रेन बाउंड है। किससे बनी है? गोल्जी एपरेटस के पैकेजिंग प्रोसेस से बनी है। कैसे एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एग्जांपल्स भी देख लो, हाईलाइट कर लो। गोल्जी एपरेटस से बनी है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेजेस, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? चेतना, चेतना, महक। इसीलिए तो टेस्ट में नंबर नहीं आते आप लोगों के अच्छे, क्योंकि क्लास में होते ही नहीं हो आप लोग। बताओ चिंकी, किसको लाइपेज डाइजेस्ट कराएगा? फैट को कराएगा या लिपिड को कराएगा? प्रोटीएज किसको कराएगा चिंकी? सॉरी चेतना, चेतना प्रोटीएज। बेटा प्रोटीएज, चेतना चैट सेक्शन में लिख दो अगर नहीं बोल पा रहे हो। दिशा, तनु, आप बताओ। मैम प्रोटीन को।
कार्बोहाइड्रेजेस किसको करेगा, मंतशा बताएंगे। मंतशा, सुहानी ने बता भी दिया कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड मंतशा, वेरी गुड रिया। तो लाइजोसोम्स का काम बाउंड स्ट्रक्चर्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो हाई एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं, क्वेश्चन आएगा। हाई पीएच पे वर्क करता है, लो पीएच पे वर्क करता है। हाई पीएच का मतलब क्या होता है? बेसिक इन नेचर। और लो पीएच एसिडिक इन नेचर। और न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन किस पे होता है? 7 7। वेरी गुड। चलो लाइसोसोम्स हमको समझ आ गया। फिर आते हैं हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अगेन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का काम होता है सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखना। मैम ये तीनों ही मेरे को पता था, यही आपने नहीं पूछा बेटा। मैं जनरली उससे पूछती हूँ जिसको मुझे लगता है जो नहीं पता होगा जिसको, या मैम फिर मुझे। सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं ना। हाँ, लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। लिख लो इसको। अब क्वेश्चन, चलो यहीं से क्वेश्चन आ गया, सुसाइडल बैग्स इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैम कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो लाइसोसोम्स अपनी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करा देते हैं, और मेम्ब्रेन बर्स्ट हुई तो इनके जितने भी एंजाइम्स हो सारे के सारे सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। और जितने एंजाइम्स है सारे के सारे सेल की डेथ करा देंगे, सेल के लिए हार्मफुल होंगे, लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा आता है बाहर से तो ये सुसाइड कर लेता है। सुसाइडल बैग्स हम इनको बोलते हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करा के, मेम्ब्रेन को बर्स्ट आउट करा के। नेक्स्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम होता है सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखना। किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर को भी, सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स। लिख लो इसको, व्हाट इज सेप? सेप इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसके अंदर हो सकते हैं। क्यों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर होंगे? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इन्होंने फूड को डाइजेस्ट कराया होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा सारे वैक्यूल्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। या फिर सारा वो मटेरियल होता है जिसके जो इनके लिए यूजफुल नहीं होता, वो सारा मटेरियल आके वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जाता है वो ये है कि वैक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसको हाईलाइट कर लो, नहीं तो अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, नोट्स में टोनोप्लास्ट जरूर ऐड कर लेना नोट्स में। लाइसोसोम के बारे में भी लिख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैसी पीएच पे वर्क करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या नहीं होता है। मैम हो गया। वैक्यूल्स लिख लिया, टोनोप्लास्ट। यस मैम, दोनों क्लास। अब जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था तो उनके न्यूक्लियस में एक डिफरेंस था। कौन बताएगा? हैंड रेज करना सिर्फ। प्लांट्स और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एक डिफरेंस था, बाकी और किसी को नहीं पता। मंतशा, मनीषा, खुशनवाज, गुनिका, बताओ तने, तनु बताए। प्लांट्स के अंदर जो
हाँ बोलो बोलो। प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल का साइज होता है वो लार्ज इन साइज होता है एंड वॉइस कट जाए। रिया आप बताओ। मैम जैसे कि पढ़ा है कि मैम प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होते हैं लार्ज होते हैं बट एनिमल्स में स्मॉल होते हैं क्योंकि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स की ज्यादा नीड होती है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। मैम न्यूक्लियस में उसमें होती है। न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? हाँ सोहेल ने सही बताया। किसके अंदर होता है पेरिफेरल न्यूक्लियस? एनिमल में और प्लांट? प्लांट। प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर सेंटर में एक लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट है जो पूरे सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। पूरे सेल का 90% ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है पेरी पेरी की साइड शिफ्ट हो जाता है, सॉलिड पेरिफेरल न्यूक्लियस। और एनिमल्स के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। वाली लाइन लिख लो, लास्ट वाली। दिस वन। लिखो जल्दी जल्दी। मैम हो गया। हो गया। फिर आता है कि हमारा जो प्लांट्स होता है, अब मैं थोड़ी थोड़ी क्या पढ़ाई करनी शुरू कर रहा हूँ बेटा, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है? फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट concentration gradient into the vacuole as their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। कल concentration gradient पे हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था क्लास में? डिफ्यूजन पढ़ाया था, ऑस्मोसिस पढ़ाया था। तो टोनोप्लास्ट क्या करता है? आयंस को फैसिलिटेट करता है, आयंस के ट्रांसपोर्ट को और बाकी और मटेरियल्स को अगेंस्ट अगर ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ये तो सही है, लेकिन हाई से लो या लो से हाई? मैम लो से हाई। मैम लो से है। लो से high। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे सेल के अंदर जितने भी आयंस वगैरह हैं वो सारे के सारे लो अमाउंट में है। किसमें? सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से उनको उठा के किसके अंदर शिफ्ट कर रहे हैं? वैक्यूल के अंदर। लो से हाई शिफ्ट कर रहे हैं। यस देखो मैम। ये सेल है, ये वैक्यूल है। बाहर जो है आयंस का अमाउंट लो है, अंदर आयंस का अमाउंट हाई है। हमें बाहर से आयन फिर भी अंदर ट्रांसफर करना है, और ये ट्रांसफर का काम कौन कराएगा? ये लेयर। दिस वन इज टोनोप्लास्ट। कहां से? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो कहाँ पे हाई हो जाएगी? वैक्यूल के अंदर। ठीक है, आई लाइन समझ में? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट का फुल याद रखना है। व्हाट इज टोनोप्लास्ट, ये याद रख। फिर नेक्स्ट इन्होंने कुछ वैक्यूल्स के एग्जांपल दे दिए, दो वैक्यूल्स के। अमीबा 10th क्लास में सबने पढ़ा है। अमीबा के अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो उसकी ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना सेल के अंदर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ा था ना, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। प्लेटी हेल्मनथीस के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं? क्या बताना? प्लेटी हेल्मनथीस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन कराने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? मैम फ्लेम सेल वाला। वेरी गुड,
वेरी गुड, प्लेन सेल्स। ऐसे ही तो पहले वाले चैप्टर्स याद किए जाते हैं। रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी वर्ड आ जाए पुराने चैप्टर से रिलेटेड हो, साइड बाय साइड जाके उस चैप्टर को रिवाइज कर लो अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो। ठीक है। प्रोटिस्ट यस मैम। प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारे फूड वैक्यूल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करके रखना, बस। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, उसमें रेगुलेशन एक्सेशन कराते हैं, और प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल होता है। हो गया वैक्यूल खत्म। हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डन। पूरे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसने प्रोटीन और लिपिड बनवाया। फिर उस प्रोटीन और लिपिड को पैक करा दिया गोल्जी एपरेटस ने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। सिस ट्रांस फेज थे, फॉर्मिंग और मैच्योरिंग फेज। फिर उनको वेसाइकल्स की फॉर्म में लाइसोसोम्स के अंदर लाया गया। लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलाइसिस एंजाइम थे जो एसिडिक पीएच पे, लो पीएच पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो सब्सटेंस थे वैक्यूल्स के अंदर कुछ फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जितना एक्सक्रीटरी वगैरह होता है वो सब वैक्यूल्स के अंदर रह जाता है। बाकी सेल एब्जॉर्ब कर लेती है जो डाइजेस्टेड होता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डाइजेशन होगा। डाइजेशन होके डाइजेस्टेड फूड सेल को दे दिया जाएगा, एक्सक्रीटरी वाला वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स होता है। टोनोप्लास्ट का फंक्शन है आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैम आप लास्ट 2 लाइंस रिपीट कर सकते हो, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। लास्ट लाइन में ये बताया अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसका काम ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का होता है। प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल होता है जिसका काम फूड को इनगल्फ करना होता है। सारा फूड स्टोर इसी के अंदर है। एक बार देख लो सारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पा रहे हो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है सोहेल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कराना। देखो जल्दी से। हमारा पास रह गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, राइबोसोम। 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 या 3 लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। 3 लेक्चर मैम में। बहुत लंबा चैप्टर है तो। लंबा चैप्टर है नहीं बेटा, लंबा मैंने बना दिया है एक्चुअली, क्योंकि आई वांट कि चैप्टर आपको ऐसे समझ में आ जाए, फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम ना हो किसी भी टॉपिक में। क्योंकि इस चैप्टर में जितनी चीजें है ना वो आप सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ोगे ही पढ़ोगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ोगे, प्लांट फिजियो में भी पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट वहां पे भी पढ़ोगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली चीज बताई ये 12th में पढ़ोगे, नहीं तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो बात मैं तो चैप्टर सही है। 3 लेक्चर में भी फिनिश करा देती। अगर हमारे पास टाइम है तो चीजों को हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके पढ़ लेना, चैप्टर फिनिश तो हो जाएंगे भाई, 1 शॉट में भी करा देते हैं, 1 घंटे में भी हो जाता है चैप्टर। यस मैम। यस बात ही मैम। नहीं होगा। मुझे चाहिए कि भाई एक एक बच्चा जितना भी क्लास में, अगर आप 1 घंटा दे रहे हो मेरे को, तो एटलीस्ट आप सीखो चैप्टर्स को। याद करना ना करना वो अलग बात होती है, रटी हुई चीजें 2 दिन याद रहती है, भूल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट एक बार हमारे माइंड में सेट हो जाए, उनको हम कभी नहीं भूलते। आपको भी लगता होगा ना चीज, कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, डेटा भूल जाता है। यस यस। मैम। ठीक है। तो कल आपकी क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये 2 चीजें पढ़ेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा प्लांट फिजियो के भी कॉन्सेप्ट्स मैं यहीं पे समझाऊंगी आपको। ओके मैम। हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होते हैं सोहेल, एंजाइम्स होते हैं ये लाइसोसोम्स में। प्रेस्टिज स्पेसिफिक एपिथेट, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद है ना? फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड स्पीसीज, स्पीसीज इज नॉन एज स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीसीज को ही बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। यस टेस्ट कैसा हुआ था संडे वाला सबका? मैम, बायो के लास्ट में कुछ